आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताजा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने इस सरकार के शासनकाल का आखिरी भाषण माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान जो बातें उन्होंने कहे हैं, उनके उन भाषण का जो एक एक शब्द है, उस शब्द का असर सिर्फ देश ही नहीं पूरे दुनिया के लोगों पर पड़ा है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना यह भाषण दिया, उनका यह आत्मविश्वास दिखाता है कि कैसे पिछले 10 सालों में भारत देश का जो पहचान था वैश्विक स्तर पे, उसमें बदलाव हुआ है। किस तरीके से आज पूरा विश्व भारत की तरफ उम्मीद लगाकर खड़ा है। उनके उस भाषण और उस भाषण के दौरान जो उनका आत्मविश्वास था वो गजब का था। शायद आजाद भारत के इतिहास में यह ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिसको अपने सभ्यता, संस्कृति और अपने द्वारा किए गए हर एक कार्य पे गर्व होता है। कभी उनको कोई गिलानी नहीं हुआ है। और जिस देश का, जिस राष्ट्र का प्रमुख ही इतने आत्मविश्वास के साथ कहीं पे बोल रहा हो या खड़ा हो, तो फिर उस देश के प्रति दुनिया का क्या नजरिया होता है, वह इस देश का हर एक व्यक्ति पिछले 10 सालों में देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल लोकसभा में अपने आखिरी भाषण के दौरान लगभग उन सभी मुद्दे का जवाब दिया है जिन मुद्दों को लेकर इस देश में एक भ्रम की स्थिति पिछले 10 सालों से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा यह चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारत का छवि, भारत का जो पहचान है वह परिवर्तित ना हो, उसमें बदलाव ना आए। वो लोग षड्यंत्र करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ अपने तीसरे कार्यकाल के लिए घोषणा किया है, वह उसका असर सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व में होगा। उनका भरोसा और मजबूत होगा भारत के प्रति। पूरा विश्व आज इस बात से आश्वस्त हो गया होगा कि फिर से भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार बनने जा रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से भारत द्रोही, भारत के दुश्मन, चाहे वो देश में हो या विदेश में, भारत को लेकर एक नकारात्मक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह आत्मविश्वास उसके उस असफल प्रयास को ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहे अपने पार्टी और अपने सरकार के भविष्य के लिए, पहले उनको सुनना चाहिए। यह एक मजबूत इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल
बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी हाँ, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। कितना भारी आत्मविश्वास से भरा हुआ है देश का प्रधानमंत्री। और जिस देश के प्रधानमंत्री के पास इतना मजबूत आत्मविश्वास हो, फिर उस देश के प्रति दुनिया का सोचने का नजरिया क्यों नहीं बदलेगा। बहुत से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को लेकर आलोचना भी कर रहे हैं कि कैसे कोई कह सकता है कि 300 पार 400 पार, कैसे कोई कह सकता है कि अगली बार हमारा सरकार बन रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं, विपक्ष के नेता, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक घमंड है। यह घमंड नहीं है, इसका नाम आत्मविश्वास है। और यह आत्मविश्वास कहां से आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, और इन्हीं के पास क्यों आया है। आज से पहले भी इस देश में कई एक सरकार रहा है, बड़े बड़े नेता रहे हैं, उनके पास ऐसी आत्मविश्वास क्यों नहीं आया। वह इसलिए नहीं आया कि उन्होंने जो कहा, अपने कहे के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 2014 के बाद जो इस देश में सरकार बना, जिस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उन्होंने जो भी कहा अपने हर एक कहे को पूरा किया है। और उनके द्वारा किया गया वह काम है जो सीधे जनता तक पहुंचा है। जनता के बीच में उनके कामों को लेकर चर्चा है, और जनता का जो विश्वास है उनके कामों को लेकर, उनके बातों को लेकर, वही विश्वास आत्मविश्वास में बदलकर प्रधानमंत्री जी के पास है। जिसको कुछ नासमझ और कुछ ऐसे नेता जिन्होंने जीवन बिता दिया राजनीति करते करते, लेकिन उन्होंने राजनीति के इस पहलू को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। अगर वो लोग भी राजनीति के इस पहलू को समझते, इस जनता के विश्वास को अगर अपने आत्मविश्वास में परिवर्तन करना चाहते, तो आज उनको अपना खानदानी परंपरागत सीट छोड़कर नहीं भागना पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे कहे भी हैं इसी भाषण में कि सुनने में आ रहा है कि इस बार लोग अपना सीट बदलना चाह रहे हैं। लोग इस बार लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाने के प्रयास कर रहे हैं। दरअसल सीधे सीधे उनका हमला गांधी नेहरू खानदान पे ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस भाषण में गांधी नेहरू खानदान और उनके परिवारवादी सोच का भी धजिया उड़ा दिया है। उनके उन हरेक कुकर्म को और उनके खानदानों के द्वारा जो इस समय जिस तरीके का नया षड्यंत्र किया जा रहा है, उनके उस षड्यंत्र को भी ध्वस्त करने का काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए गांधी नेहरू खानदान की उन गलतियों को भी देश और दुनिया को बताया, जिस गलतियों का परिणाम आज तक यह देश भुगत रहा है। किस तरीके से इस देश में गरीबी हटाओ का नारा राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी जी ने 1980 में दिए थे, शायद उससे भी पहले। तब से लेकर इस देश में अगर 1980 से भी देखा जाए तो 2014 तक 22-23 सालों तक एक छत्र उसी कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का राज्य रहा, उनका कब्जा रहा इस देश की सत्ता पे। लेकिन उन्होंने अपने उस चुनावी वादे को पूरा नहीं कर पाया, जो नारा, जो वादा उन्होंने 1980 में किए थे। महंगाई पे भी बहुत सारे लोग तरह तरह के भ्रम फैलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका भी जवाब दिया कि किस तरीके से जब इस देश में, इस देश के सत्ता में गांधी नेहरू खानदान और परिवार का शासन था, तो उस समय महंगाइयों को लेकर फिल्म इंडस्ट्री गाना निकाला करती थी। उनका भी उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है कि जब तक इस देश में कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा, तब तक कभी भी आजादी से लेकर और 2014 तक जो देश का महंगाई था वह सिंगल डिजिट में नहीं आया, हमेशा डबल डिजिट में रहा, हमेशा यानी 10% से ऊपर रहा। 2014 के बाद से पिछले 10 सालों में कोरोना ऐसे भयावह स्थिति में भी
महंगाई डबल डिजिट में नहीं पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को भी परिभाषित किया अपने इस भाषण के दौरान। यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूँ, माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूँ। हम किस परिवारवाद की चर्चा कर? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। और इसी बात को एक बार देश के बड़े बड़े पत्रकार, वरिष्ठ लोगों ने बहुत से ऐसे मूर्ख लोगों को समझाने का प्रयास किया कि परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि किसी परिवार का एक से अधिक नेता राजनीति में नहीं आएंगे। परिवारवाद का असली परिभाषा यह है कि ऐसी पार्टियां जिनके ऊपर हमेशा हमेशा एक ही पार्टी का, एक ही परिवार का कब्जा रहता है, हमेशा उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे एक ही परिवार का कब्जा रहता है, उस पार्टी में हमेशा अंतिम फैसला एक ही परिवार के लोग करते हैं, उस राजनीति को परिवारवादी राजनीति कहा जाता है। बहुत से मूर्ख जाहिल टाइप के लोग कहते हैं कि अमित शाह का बेटा भी तो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, राजनाथ सिंह का बेटा भी विधायक है, फलाने का बेटा, अरे कि उसका बेटा अगर उस लायक है तो है ना। तो राजनाथ सिंह जी का कोई अपना पार्टी है, ना ही वो किसी पार्टी का जीवन भर अध्यक्ष है, ना अमित शाह जी के पास ऐसी कोई बात है। और इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया है। और संभवतः अब ऐसे मूर्ख जाहिलों को परिवारवाद का परिभाषा समझ में आया होगा, जिनको पिछले 10 सालों से नहीं समझ में आ रहा था। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोई भी नेता परिवारवाद के ऊपर सवाल खड़े करते थे, तो परिवारवादी पार्टियों का ऐसे ऐसे लोग भी उस नेता के ऊपर हमला कर देते थे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सच में परिवारवाद वही है। इसका जीवंत उदाहरण अभी बिहार की राजनीति में देखने को मिला है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती पे उनके राजनीतिक जीवन को याद कर रहे थे, उनके बातों को बता रहे थे। उसी में परिवारवाद का भी मुद्दा जुड़ा हुआ था। जैसे ही नीतीश कुमार ने परिवारवाद के ऊपर सवाल उठाया, सबसे पहला रिएक्शन लालू परिवार से आया, और वो भी वो लोग नहीं दिया जो सक्रिय राजनीति में है। परिवार के उस सदस्य ने जवाब दिया नीतीश कुमार को जो सक्रिय राजनीति में नहीं है, रोहिणी आचार्य, जिसका राजनीति से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बाद में अगर वो राजनीति में आ जाए, पार्टी ज्वाइन कर ले, वो अलग बात है, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बिना किसी औपचारिक ऐलान के भी वो अभी भी राजनीति कर रही है आरजेडी के लिए। तो उसी का नाम है असली परिवारवादी राजनीति, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां भी परिवारवाद के ऊपर जब सवाल उठाते हैं तो ऐसे लोगों पर उठाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस भाषण में उन चाटुकारों को, चमचों को, दलालों को भी नंगा किया जो सजा आपता अपराधियों का महिमा मंडन करता है, जो सजा आपता अपराधियों को भी महान बताता है। और फिर मोदी जैसे नेता पे जिसके खिलाफ इतनी जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच हुआ, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति बाइज्जत बरी हुआ देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर भी सवाल उठाते हैं और खुद सजा आपता अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाया है। आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं,
ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं कि ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है। और जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले। आज नरेंद्र मोदी जी का यह ऐलान स्पष्ट दिखाता है कि चाहे कितनी भी झूठा प्रचार कर ले, कुछ भी कर ले, किसी तरीके का भ्रम फैला ले, लेकिन ऐसे सजायाफ्ता अपराधी और भ्रष्टाचारी नहीं बचने वाले हैं। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जो हो रहा है वो होता रहेगा, चाहे कोई कितना भी शोर मचाए, कुछ भी करे। क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर यह बोल रहा है कि जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, यह कोई मामूली बात नहीं है। आज से पहले इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री, बड़े से बड़े बहुमत से चुन के आने वाले प्रधानमंत्री भी इस तरीके का भरोसा इस देश के जनता को कभी नहीं दे पाया। और यही कारण है कि आज देश का जनता मोदी के बातों पे इतना भरोसा करता है। मोदी के ऊपर उसका इतना विश्वास है, इस तरीके का अटूट विश्वास है कि वह इस बात को समझता है कि अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है तो उसमें मेरा भलाई ही होगा, वो मेरे खिलाफ नहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं इस धरती पे जो नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो लोग हैं जो खुद ऊपर वालों के कारनामे से भी कभी संतुष्ट नहीं हुआ, जो ईश्वर के कारीगरी पर भी, ईश्वर के करतूत पे भी सवाल उठाता रहा हो, उसको नरेंद्र मोदी संतुष्ट नहीं कर सकता है। अपने इस भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के जो इस समय का दुर्गति है उस पर भी जवाब दिया है। क्या कहा है, पहले उनको सुनिए। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्ष के जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं।
वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी ही पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के इन आरोपों में बिल्कुल सच्चाई है और यह इस समय दिख रहा है। जिस तरीके से जून 2023 में इस देश के जितने भी विपक्षी दल है सबने मिलकर एक अलायंस बनाया था और वह अलायंस अगर पूरी तरह से आज बिखर गया, टूट गया, तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ एक नेता और एक पार्टी है जिसका नाम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी यही स्थिति है। जितने भी नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो या कोई उम्र दराज हो, सभी नेताओं का एक ही आरोप था कि कांग्रेस पार्टी में अब उनका कोई सुझाव नहीं माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का बात चलता है, उसका नाम है राहुल गांधी, जिसके साथ काम करना उचित नहीं होगा। इसी बात को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि एक परिवार के वजह से वह पार्टी आज खत्म होने के कगार पे है जिसने इस देश को आजादी दिलवाया। एक परिवार और एक नेता की वजह से इस देश का वह विपक्षी गठजोड़ खत्म हो गया जो बना था। उस समय लग रहा था कि सबसे मजबूत गठजोड़ है आज तक के भारतीय राजनीतिक इतिहास में। आज जो लोग आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म कर रहा है, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि आज अगर पूरे देश में जितने भी क्षेत्रीय दल है, उन दलों का नेता अगर किसी का विरोध करता है, किसी नेता का, किसी पार्टी का, तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है और उस नेता का नाम राहुल गांधी, जिससे सबसे अधिक इस समय के क्षेत्रीय दल डरे हुए हैं। जो व्यक्ति पिछले 20 साल से इस देश का सांसद है, आज उसकी ऐसी हालात हो गया है कि उसे अपना वह खानदानी सीट छोड़कर भागना पड़ रहा है। इससे अधिक दुर्गति क्या होगा कांग्रेस। इस समय स्थिति ऐसा है या 2024 में एक ऐसा स्थिति बनता हुआ दिख रहा है जब इस देश में विपक्ष खत्म होगा ही नहीं, विपक्ष विहीन हो जाएगा यह सदन, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह कतई उचित नहीं है कि देश में विपक्ष ना हो। और यह सब का सब सिर्फ और सिर्फ परिवार का देन है, परिवारवादी पार्टियों का देन है, परिवारवादी नेताओं का देन है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।